पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड बना, एक दिन 21 लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और उनको पास किया। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन कवानीन पे अपने एतराजात उठाए हैं, हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था ऑपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। हम सब को नजर आ रहा है एक बार फिर अवाम के वोट पे डाका लगाया जाए। सारी पार्टियों को मिल बैठकर इस चौथे साल में इलेक्शन इस्लाहात पर बातचीत करनी चाहिए। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। शुरू दिन से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो सख्त मखासमाना ताल्लुकात की वजह से कभी पार्लियामेंट के अंदर और कभी सड़कों पर मार धाड़ का माहौल जो है वो बना रहता है। इसी टसल का नतीजा है कि पार्लियामान में कानून साजी के मामलात पर हुकूमत को सख्त मज़म्मत का सामना रहता है। चंद रोज़ कबल हुकूमत ने 80 एजेंडा आइटम्स को साइड पर रखकर 21 बिल एक ही दिन में पास करवाए, जिसके बाद 11 जून से बजट सेशन मैदाने जंग बन गया। ताहम अभी आर्जी अमन तो चल रहा है, जो इस शर्त पर कायम हुआ था कि पास करदा 21 बिल्स पर प्रोसीजर्स के मुताबिक नज़रसानी की जाएगी और कमेटी कायम करके मामलात को देखा जाएगा। लेकिन मुशीर पार्लिमानी अमूर ने कल इससे साफ इनकार कर दिया है और बिल्स को सेनेट में ले जाने का इंदिया भी दे दिया है। सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन बिल्स पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुल अगर बात की जाए तो 57 तरमीम हैं, लेकिन चीदा बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो आई वोटिंग के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात सबसे ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रहे हैं। हो क्या रहा है, मामलात किस तरह आगे चलेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली ज़ैदी साहब, अब जो माहौल चलता रहा, जिस दिन जो शुरू हुआ, आई वुड से जिस दिन शौकत तरीन साहब ने तकरीर शुरू की, बजट प्रेजेंटेशन हुई, उसके बाद से कई दिन तक मामला जो चलते रहे वो हम सब के सामने हैं। मामला तय वहाँ पाए जब ये कहा गया कि कमेटी बनेगी और जो ये 21 बिल्स एक दिन में पास हुए हैं उनको वापस लेने की बात की गई। फिर कल बाबर अवान साहब ने क्या कहा, ज़रा अपने व्यूअर्स को वो सुनवाती हूँ, फिर आपसे इस पर सवाल करूँगी। पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड बना, 2 दिन में एक दिन 12 बिल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किए और फिर एक दिन 21 लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो मुख्तलिफ कमेटियों में पड़े हुए थे, कोई 3 साल से अटका हुआ था, कोई 2 साल से अटका हुआ था, उन सब को अपने पार्लियामेंट के सामने रखा और उनको पास किया। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में, वो आइन के मुताबिक है, वो कानूनी लेजिस्लेशन है, वो वैलिड लेजिस्लेशन है और वो रूल्स के मुताबिक हाउस चला है। और जो रूल्स के मुताबिक थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे डिप्टी स्पीकर साहब, उनके फैसले दुरुस्त थे। इसलिए हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था ऑपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। क्या ये अच्छा हो कि ऑपोजिशन का किरदार अदा करे? अच्छा अली ज़ैदी साहब, इसका मतलब कि चीज़ें जो हैं वो जिस तरह चल रही थी कुछ दिन कबल, जो रक़स हमने देखा वो उसी तरह चलेगा, हाउस नहीं चल पाएगा, आपकी वर्किंग रिलेशनशिप ऑपोजिशन के साथ नहीं होगी? वैसे मारिया, मुझे तो आप मतलब काफ़ी ज़माने से बहुत पुरानी एंकर हैं, मेरे ख़्याल में कई सालों से शो कर रही हैं। मैं ज़रा आप लोगों को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि ये 6 दिन पहले रक़स शुरू नहीं हुआ। रक़स हमारी हुकूमत में उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन प्राइम मिनिस्टर पहले दिन तकरीर करने आए थे, और उस दिन से आज तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने दी। उस दिन से आज तक जब हमारे वज़रा खड़े होते हैं, ये गलीज़ गंदी गालियाँ बकते हैं और हमारी बर्दाश्त को आप तारीफ़ करें और हमारे ट्रेजरी बेंचेस के लोगों को कि हमारी ख़वातीन ने, हमारे वज़रा ने बहुत इनको बर्दाश्त किया है। बहुत, इनके तो माइक बंद होते हैं ना तो आपको उनकी आवाज़ नहीं आती। जिस तरह की ये ज़बान इस्तेमाल करते आए हैं, ये मैडनेस एक दिन होनी ही थी, बिकॉज ये बर्दाश्त 2.25 साल की ये मैडनेस चल रही है। सो दिस वाज नॉट अ वन टाइम। किस बजट स्पीच को उन्होंने करने दिया है? सो देयरफॉर अगर ये नहीं करने दें, और ये इनसे कितनी दफ़ा डीलें हुई हैं, कुछ एक आध मीटिंग में मैं शुरू में बैठा था, लेकिन मुझे तो उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं है, बिकॉज ये डील कुछ करते हैं, ज़बान कुछ देते हैं कि जी हम तकरीर करने थे, हम आपको करने देंगे, या आके तो तकरीर करते हैं 2-2 ढाई घंटे हम उनके लोगों की बातें सुने, और जब यहाँ से कोई खड़ा हो उसको आवाज़ें कसते हैं, ये गालियाँ देते हैं, ये डोंकी और पता नहीं कुत्ता बिल्ली, ये आवाज़ें लगाते हैं वहाँ पे। हमारे पास क्या इशू है? हमारे जो मेंबरान हैं वो कोशिश करते रहे कि कानून की पासदारी करें और अपने मोबाइल से रिकॉर्ड ना करें। इनका ये सारा दिन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये तो स्पीकर साहब का बड़ा दिल है,
कोई और सख्त स्पीकर हो ना, फोन किसी का निकाल के रिकॉर्ड हो, उठा के बाहर फेंके उस मेंबर को, क्योंकि दरवाजे पे लिखा है मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है बिफोर यू एंटर द हाउस। तो ये करते आए हैं। तो अगर एक दिन इनके ऊपर अटैक आ गया तो इन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी, फिर लड़ाई तो होनी थी। मैं कंडेम करता हूं, मुझे अफसोस हुआ बड़ा कि ये वायलेंस हुआ है, बट ये कोई रुक ही नहीं सकता था। अब आ जाए डील के ऊपर। बिल पास हुए तो मेरे भी 3 बिल पास हुए थे। मेरे भी उस दिन की जो बात करी है, मेरा पोर्ट कासिम अमेंडमेंट एक्ट, गवादर पोर्ट अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट और PNSC अमेंडमेंट एक्ट, उनकी एक्ट्स में कोई अमेंडमेंट करनी थी। ये 1.5 साल तक पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर डिस्कस हुए हैं, और पार्लियामेंट्री कमेटी मैरीटाइम अफेयर्स की चेयर करते हैं ऑनरेबल आमिर मक्सी साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के रुकन मेंबर नेशनल असेंबली हैं। उस पूरी कमेटी के अंदर सिर्फ एक डिसेंटिंग नोट था, बाकी सारे चाहे नून लीग के मेंबरान, शेख साहब भी है उसमें और भी मेंबरान हैं ये, और PPTI के और पीपल्स पार्टी के, सबने अप्रूव किए। एक कादिर पटेल ने डिसेंटिंग नोट दिया, और वो अगर 1.5 साल के बाद जो बाकी 21 बिल्स हैं उस पे यकीन दहानी तो यही कराएंगे ना, कमेटी में जाएंगे और फिर नजरसानी होगी उन पे। अब 21 कमेटी से तो आ रहे हैं, मेरे 21 में 3 तो निकाल देना आप। अब इनको सिर्फ इशू है इलेक्शन कमीशन के बिल्स का। सही, मैं आपको बताता हूं, अगर इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम सब ने कई दफा कहा कि जनाब वाला इलेक्शन की तरमीम, इलेक्शन ऑर्डिनेंस की तरमीम या इलेक्शन जिस तरह होता है इस मुल्क में, 71 से हर आदमी रो रहा है कि बेईमानी हुई है, इसके ऊपर हम आपसे बैठे हैं, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। इनकी जवाब क्या होती है? इनका जवाब ये होता है कि जी हमें पहले हमसे नैब पे डील करें। बड़ा नैब हमारे पास नहीं है यार, नैब का ऑर्डिनेंस अब होगा, और ये हमने तो वो हुकूमतें ना, क्या लाहौर हाई कोर्ट हमारे पास है जहाँ से ये बिलें लेके आते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं? क्या नैब हमारे पास है? हमने तो किया ही कुछ नहीं है। ये तो केसेस उन्हीं के जमाने के बने हुए, आपस में इनका जब बुकमुका नहीं हुआ था। तो ये वो केसेस उठा रहे हैं। हमने सिर्फ एक चीज की है, एक चीज ये की है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों के काम में मुदाखलत नहीं करते। हमने तो नैब को क्रिटिसाइज किया है। मैं अभी कह रहा हूं कि नैब स्लो है। ये इररिस्पेक्टिव अक्रॉस द बोर्ड आप करें ना, जिधर भी बैठा हो मेंबर। अगर मैं मुझे इजाजत दें, तरीका नहीं होता कि कोई हाउस भी ना चले। और बिल्कुल, तो इसका मतलब कि इस पे नजरसानी नहीं होगी। दोबारा जो है वो हमें एक दफा फिर से लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो कशीदगी की तरफ जाएंगी। गो कि जिस तरह आपने एक पस मंजर दिया, टिट फॉर टैट दोनों साइडों से जो है होता रहा। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। अब आपने जो बात की, आपने कहा कि हर इलेक्शन में ये धांधली का जो है वो रोना लगता है। हम उनसे कहते रहे कि हमारे साथ आके बैठें और इस पे आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को आगे लेके चलें। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये अब कहा जा रहा है कि कमेटी से बिल्स जो हैं वो बगैर डिबेट के वो आगे चले गए। ये इलेक्शन बिल्स जो हैं नेशनल असेंबली में भी पास हो गए, सेनेट में चले जाएंगे। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 2-3 का डिफरेंस है, वहाँ से भी पास हो जाते हैं। फाइनली जाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में, मैं कहती हूँ वहाँ पे भी चैलेंज होते हैं, वहाँ से भी आप जो है ये जीत जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, aren't you setting the stage for the same questioning or the same allegations जो माजी में लगती आई हैं कि जी ये इलेक्शन रिग्ड है? You're setting the stage for another, एक और ड्रामे के लिए आप जो है स्टेज सेट कर रहे हैं। अगला इलेक्शन जो है आप ऑलरेडी उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। देखिए, नंबर 1, ये टिट फॉर टैट नहीं होता रहा। ये पहली दफ़ा हुआ है 3.25 साल बाद टिट फॉर टैट। अगर पहले दिन हो जाता ना तो शायद मेरे ख्याल में बड़ा आसानी से हाउस चल चुका होता है। नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, हमने इनको खुली बात इनको कही कि आप आके हमारे साथ बैठें, हम चाह क्या रहे हैं। और तीसरी बात, हम चाह क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाएं। हम कह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को डिजिटली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल बना के इनको इलेक्शन में वोट लेने का इख्तियार होना चाहिए, वोट देने का। कि दुनिया भर में, क्या अमेरिका में इलेक्शन होता है यहाँ से वोट नहीं देते? पूरी दुनिया से लोग वोट देते हैं। क्या फौजी वोट नहीं देता पाकिस्तान में? वो बैलेट, मेल एंड बैलेट पे वोट देता है। इसी तरह इलेक्शन को कोई ना कोई तरीकाकार बनाएंगे तो हम इनसे बात करने के लिए तैयार थे। इन्होंने बात नहीं करनी सिवाय एक कि जी हमारे नैब के केसेस वापस लेने। हम भाई कैसे वापस ले लें नैब के केसेस? और एक मैं आपसे और दरख्वास्त करूंगा
कि देखिए मैं बहुत जगह देखता हूँ ना कि वो जो डिस्कशन होती है ना, वो अक्सर उस दिन भी कहने के जी हम डेविल्स एडवोकेट, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। ये बड़ा कॉमन मुहावरा है। शैतान को वकील की जरूरत नहीं है। डेविल डजंट नीड एन एडवोकेट। शैतान तो शैतान है, शैतान को कोई जरूरत नहीं होती वकालत करने की ना वकील की। तो खुदा के वास्ते जो ये कहता है मैं उनको भी कहता हूँ डेविल्स एडवोकेट ना बने। सही और आपका वैलिड क्वेश्चन है कि ये सीखते रहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन हम तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये काम कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आती है जिसको दुनिया भर में मॉनिटर किया जा सकता है, जिसकी फायरवॉल जैसी है कि जिसके अंदर हैकिंग ना हो सके, तरीकेकार हो, लेट्स सिट डाउन एंड डिस्कस इट। तो ये हमारे लिए आसान है कि मुश्किल है? This is going progressing. But what I see as an independent observer is that you're setting the stage for another drama. 2023 का election भी will be marred by the same controversies as the elections prior to it. जो 13 में हुआ, 18 में हुआ, वही 23 में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। आपका पॉइंट मुझे आ गया। एक चीज़ क्योंकि बिल्कुल वक्त कम रह गया, मुझे ज़रा ये बताइए कि जो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि सेक्शन 231 इलेक्शन एक्ट 2017 का जो है उसमें 62 और 63 में आप तरमीम करने जा रहे हैं, ये ऑपोजिशन बिलखुसूस PMLN की तरफ से जो है वो एक एलिगेशन आ रही है और ये कहा जा रहा है फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं फैसल वाडा साहब के केस को। इस पे अगर बता दें 62-63 या इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 231, इसमें कुछ तरमीम कर रहे हैं, कुछ चेंजेस इस तरह की आ रही हैं? देखिए मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब किसी के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, किसी और के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का किसी का फायदा। वाडा साहब को तो फैसिलिटेट किया गया ना, उनका जो क्योंकि ये था नाअहली हो जाएगी तो उनको सेनेट की सीट जो है वो दे दी गई, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बाद अब 62-63 की सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि माजी में खान साहब इसको बड़ा एडवोकेट करते रहे, बहुत अच्छा है 62-63, अब ये चेंज होने तो नहीं जा रहा? मैं बिकॉज उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे इसका इल्म नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई माइनर चेंज है, इस तरह की कोई चेंज नहीं होगी। झूठ बोलने है तो झूठ 62-63 झूठ बोलना जो पहले हो गया है वो पहले जो हुआ है वो तो होगा ना। देखिए कानून बनता है तो उस दिन के बाद से इम्प्लीमेंट होता है, जो पहले हुआ हुआ उसको तो नहीं आप चेंज कर सकते। नहीं, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो जो है वो ऐसा कानून तो नहीं बताएंगे कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि कुछ इस तरह की चेंजेस शायद आ सकती हैं जिसमें ये होगा कि अगर विलफुली झूठ बोला है या वो देखा जाएगा कि उसमें किस तरह झूठ बोला है, क्या है, उसकी भी बड़ी डेफिनेशंस जो है वो कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स वगैरह वगैरह जो है वो, या कंसीलमेंट ऑफ जी मारिया, ये अनविलफुल झूठ क्या होता है? क्या चीज होती है? झूठ तो झूठ होता है, सच तो सच होता है। सर मैं तो वही बात कर रही हूँ जो कयासर आइयां इस वक्त हो रही हैं, जिससे कयासर आइयां हो रही हैं, बिकॉज ये भी कोई नहीं सोच सकता था कि वाडा साहब के लिए उनको सेनेटर बनाया जाएगा, उनको वहां से हटा दिया जाएगा क्योंकि केस उनका जो है वो लटक रहा है। आपको पता है आपकी पार्टी के अंदर भी इसमें बहुत शोर मचा है, तो ये तो हुआ है ना इस पार्टी में। जो सच होता है वो सच होता है और मुमलिकत खुदादाद जो बनी सच के लिए थी उसमें झूठ नहीं चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, चले देखते हैं क्या होता है, यूटर्न चले देखते हैं इस पे लेते हैं कि नहीं। आखिर में ये बता दीजिए कि ECP के अब 2 मेंबरान जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं, पंजाब के मेंबर जो हैं, KP के मेंबर जो हैं। मीनिंगफुल जो डायलॉग है या मीनिंगफुल कंसल्टेशन बिटवीन द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, विल दैट टेक प्लेस या विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ कि खतो खिताबत से काम चलेगा और एंड में मामलात कमेटीज में आएंगे? क्या वर्किंग रिलेशनशिप, एक वर्किंग रिलेशनशिप, वर्बल वर्किंग रिलेशनशिप दोनों के दरमियान होगी या नहीं, उसके कोई इम्कानात नहीं है? देखें आज शहबाज शरीफ साहब FIA के पास गए थे, जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि मैं आपको जरा कुछ समझाना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड, वर्किंग रिलेशनशिप के ऊपर कोई फाउंडेशन होती है, इसे कोई थोड़ा बहुत तो सच होता है ना। ये 10 दिन पहले 15 दिन पहले मुल्क से बाहर जाना चाहते थे कि बहुत बीमार थे, और 4 दिन उन्होंने 3 दिन खड़े होकर तकरीर की है, एक बीमार इंसान अल्लाह ताला उनको शिफा दे। उसके बाद ये कहते रहे जी कुछ FIA ने सवाल पूछे हैं कि आपके पता नहीं इतने करोड़ों रुपए आपके उन लो सैलरी के एम्प्लॉइज को कैसे आपके अकाउंट में चले गए? मुझे सेगमेंट क्लोज करना है, जवाब देना यार। वर्बल मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको सेगमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, सच डिस्कशन होगी सच के ऊपर,
ये 2 नंबर करेंगे तो डिस्कशन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कि हम फिर जिसको कहते हैं हम फिर ना ही समझें, फिर ये नहीं होने वाला। अब आपकी मर्जी, आप इसको क्या समझें, सच पे होगी। मेरी मर्जी, मैं इसको क्या समझूं। आई विल हैव टू क्लोज द सेगमेंट है। अली ज़ैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम के इस सेगमेंट को यहाँ पे जो है वो क्लोज करते हैं। ऑपोजिशन इसके बारे में क्या सोच रही है और ऑपोजिशन और हुकूमत के मामला कहाँ जाएंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन और हुकूमत के मामले में एक बात रासिक हो चुकी है कि दोनों फरीकैन किसी भी मामले पर ताउन को तैयार नहीं है। इलेक्शन अमेंडमेंट बिल्स के मामले पर आजकल माहौल फिर गर्म किया हुआ है और 21 बिल्स पास हो गए हैं और अब हुकूमत ने उनको वापस ना लेने का भी कह दिया है, हालांकि इसी शर्त पर मामला तय हुए थे। अब ऑपोजिशन का अगला लाए अमल क्या होगा? ऑपोजिशन को EVMs के इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आई वोट के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? क्या टेक्नोलॉजी को फुल प्रूफ बनाकर धांधली को नहीं रोका जा सकता, या ऑपोजिशन को EVMs और आई वोटिंग सिरे से कबूल ही नहीं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ज़ुबैर साहब, अब बिल्स का वापसी का जो मामला है वो तो बाबर अवान साहब ने क्लियर कर दिया। वो कह रहे हैं जी ये लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन था, ये वापस नहीं होगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आपको पता है वो सक्सीड कर नहीं सकता, वो आप उस तरफ भी नहीं जा सकते। तो अगला लाए अमल ऑपोजिशन का क्या होगा? ये बिलखसूस PMLN का क्या होगा? देखिए ना, हम तो जो एफर्ट है हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है कि वो इस का नोटिस ले, और इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दी है। ये वो इदारा है जिसने इलेक्शन कंडक्ट करना है। अगर वो मुतमिन नहीं है और उन्होंने पब्लिकली उसका इजहार कर दिया है, तकरीबन जो 60 या कुछ जो शिके हैं उसमें से 40 कुछ पर इलेक्शन कमीशन को इतराज है, या तो मुकम्मल तौर पर इतराज है, या 57 में से 22 पे इतराज है। नहीं, वो 22 पे तो आउटराइट इतराज है ना। बाकी जो है वो मतलब उस पर तो उन्होंने कहा मुतज़ादम है कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी उनको जो उसकी मैनेजमेंट के हवाले से मतलब तकरीबन 40 है टोटल मिला के जिन पर इतराज आते हैं। अब अगर जिसने करना है कंडक्ट, और पाकिस्तान की एक पास हिस्ट्री है, रीसेंट हिस्ट्री है जिसमें इलेक्शन हैज बिकम ऑब्वियसली सो मच कंट्रोवर्शियल, तो एटलीस्ट हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 2023 के इलेक्शन के हवाले से, और खास तौर पर अगर इमरान खान के हवाले से खुद उनकी इलेक्शन से पहले की जो भी कमिटमेंट्स थी, फिर जो एक मुसल्लमा असूल होता है कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट्स हैं, अवाम है 22 करोड़, क्या वो मुतमिन है कि पहली इलेक्शन होने से 2 साल पहले ही इतने कंट्रोवर्शियल हो गए कि जिस पर एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता? और फिर दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं एक चीज आपको कहता हूँ, ये मैं आपको विद ऑल ऑनेस्टी एक चीज कह रहा हूँ, विद माय बैकग्राउंड 26 years ऑफ वर्किंग इन एन IT जायंट लाइक IBM, अगर ऐसी मशीन लगा के कोई किसी कस्टमर के सामने रखते ना तो नौकरी से निकाल दिए जाते। ये मतलब ये कौन सा तरीका होता है डेमोन्स्ट्रेट करने का? देखें जी, यहाँ से बटन दबाया, आगे से वोट निकल के आ रहा है। ये तो ऐसा ये बचकाना तरीका है। Coming from the top ministers of the government of Pakistan, has there been a presentation in which they have demonstrated कि इसके पीछे सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें सीक्रेसी कैसे इंश्योर करेंगे, इसमें इंटेग्रिटी कैसे इंश्योर करेंगे, इसमें वो तमाम चीजें जो कि कंसर्न है, और जो IT कंपनी जिनको बारिया दिया था IT मिनिस्ट्री ने, उसकी रिपोर्ट पढ़ लें। उन्होंने कहा ये सीक्रेसी नहीं इंश्योर करता। फिर आपने उठा के जो बहुत से जो उनके जो इलेक्शन कमीशन के जिम्मे जो चीजें आती हैं वो उठा के आपने नादरा को दे दी इन बिल्स के थ्रू। नादरा हुकूमत का इदारा है, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो मतलब अगर जिद ऐसे होगी तो ये तो इतनी खराब। अब मसला ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं जो पिछला सेगमेंट था उसमें अली ज़ैद साहब से भी बात कर रही थी कि द होल पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज कि अगला इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन वो तो 2 साल पहले ही कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा है। सिचुएशन ऑन ग्राउंड इस वक्त ये है कि नेशनल असेंबली से वो हो गया है,
सेनेट में आपको पता है कि माजी में भी आप लोग अपना चेयरमैन नहीं इलेक्ट करा सके, वहाँ पे किस तरह नो कॉन्फिडेंस, किस तरह आपका डिफीट हुआ, सारा वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है। अगर ये जाता है कोर्ट में भी जाता है और वहाँ से भी आपको शिकस्त मिलती है तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि अब तो फिर कोई और प्लेटफॉर्म, मतलब गिवन के इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पर फिर करेंगे क्या? ऑप्शंस कोई नहीं रहती हैं आपके पास। तो बिल्कुल वैसे ही है ना कि जैसे आप इलेक्शन के दिन सबके सामने खुल्लम खुला आप धांधली शुरू कर दें, और जैसे पहले किया था कि पोलिंग एजेंट्स को धक्के देके बाहर निकाल दिया था, आरटीएस बिठा दिया गया था, करने को तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि जी हम रोक देंगे उसको, लेकिन वो फिर वही उसका नतीजा होगा एक जिस तरह अभी सिलेक्टेड हुकूमत का हो रहा है और जिस तरह सिलेक्टेड पार्लियामेंट का हो रहा है, कि एक जाहिर है कंट्रोवर्शियल रहेगा, और जो पोलराइजेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सस्टेनेबल नहीं होगा। अच्छा, में आने का फायदा क्या होगा? पिछली दफा ये आपकी तरफ से आया जब आप लोगों ने ओथ ले ली कि हमें नहीं लेना चाहिए था, मौलाना साहब से ही कह रहे थे हमें नहीं ओथ लेना चाहिए था, और वो आरटीएस बैठा, वो एक डिफरेंट सिनारियो था। इस वक्त जब आप बकौल आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होगा और धांधली होगी इसमें, तो फिर कोई आप इस पे अब सोच रहे हैं या पार्टी के अंदर ये है कि इसको दोनों पार्टीज जो हैं वो बॉयकॉट करें या किस तरह इसको लेके चलें, क्या करें? जिस तरह माजी में कहा जा रहा था गलती हो गई, नहीं ओथ लेनी चाहिए थी। मेरा नहीं ख्याल है वो स्टेज अभी आया फैसला करने का। अब तो हम तमाम फोरम से हमें अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन हमने लेटर लिख दिया, इसके बाद अगर नहीं कुछ होता तो हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इदारे ने इलेक्शन करवाना है वो तैयार नहीं है। मतलब हाउ कैन यू फोर्स an organization which is supposed to be an independent organization which has to ensure the integrity? सबसे ज्यादा फ्लैग इलेक्शन खराब कराने का किस पर आता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आता है। अच्छा, अगर उसमें से कमिश्नर्स जितने भी उनके हैं वो कहें कि ये नहीं हो सकता, और उन्होंने कह दिया पब्लिक, और किस तरह से कहें? अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर कोई महजब सोसाइटी हो तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रीच आउट टू द इलेक्शन कमीशन और उनके जो भी कंसर्न है उसको सेटिस्फाई करे। सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक। इस एक चीज़ मुझे ये बताइए, बेसिकली इसमें अब जैसे बार बार ये कहा जाता है हमारा सिस्टम ख़राब नहीं है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जिन पे जो है वो डिस्कशन होनी है, चाहे ईवीएम्स आ भी जाएं, जिस तरह अभी आप भी बात कर रहे हैं, बहुत इस पर लिखा भी जा रहा है, बातें भी हो रही हैं कि किस तरह मैनिपुलेशन उसमें जो है वो हो सकती है, और फिर इस सिस्टम की बात की जाती है कि ये सिस्टम जो है देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, ये बेहतरीन सिस्टम है प्रोवाइडेड सर्टन कुछ बाउंड्रीज जो हैं वो सेट हो जाएं। आप क्या समझते हैं कि ये तो सिस्टम ही बिल्कुल बेकार है। पहले जो इस प्रपोज चेंजेस से पहले जो सिस्टम था वो मोर और लेस एक्सेप्टेबल था। उसमें मैं उसी सिस्टम की बात कर रही हूँ, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो इस वक्त जो जिस एक्सरसाइज के तहत पिछला इलेक्शन हुआ वो सिस्टम ठीक है, मैं वो कह रही हूँ। उसका तो अमेरिका में भी नहीं कुछ कर सकते कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है टस्कर की तरह गायब हो गए थे तो उसका तो कोई किसी दुनिया में वो कहीं रूल बुक में तो नहीं चेंज हो सकता। So that's what I'm saying, कि क्या वो उस डायलॉग के लिए हम आपको लगता है तैयार हैं या उस तरफ जा रहे हैं, या वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा? इसी तरह से इलेक्शन अनाउंस करने का तरीकेकार था, जो आरटीएस का सिस्टम बनाया गया था वो बड़ा एक फंडामेंटल था, बिकॉज होता ही ये था कि जी इलेक्शन के जब काउंट वाउंट हो जाता है उसके बाद रद्दो बदल जिस तरह से किया जाता है तो वो सिस्टम की मैनुअल कोई इनपुट कोई कर ही नहीं सकता था, उसके बाद इंटरवेंशन नहीं कर सकता था। आपने आरटीएस बिठा दिया पूरे नेशनल इलेक्शन में, 7:30 बजे आरटीएस बैठ गया, तो उसका इनका तो कोई अच्छा आज तक उसकी तहकीकात हुई है कि वो आरटीएस जो बैठा था वो क्यों बैठा था या किसने बिठाया था, एंड व्हाई वाज नो कंसर्न, व्हाई नो कंसर्न हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय पार्टी जिसने 126 दिन का धरना दे दिया था 2013 के इलेक्शन रिजल्ट्स पर। तो इतना जब सीरियस आपके जो इश्यूज हों तो फंडामेंटल है। मुझे वही बात कर रही हूँ ना कि आप कह रहे हैं आरटीएस बिठाया गया, आप कह रहे हैं इनको लाया गया वगैरह वगैरह, मैं वही बात पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि इसी तरह चीज़ें चलेंगी या वो डायलॉग होगा जो आप बहुत देर से कह रहे हैं इस मुल्क में होना चाहिए, कुछ बाउंड्रीज सेट होंगी, आपको वो होता हुआ नजर आ रहा है या यू गिवन अप होप? वो जो डायलॉग है वो तो मुझे आज तक समझ नहीं है कि उस डायलॉग का क्या मतलब होगा। देखिए ना, या तो ये हो जिस तरह एक स्पेसिफिक इशू आता है ना, जिस तरह अभी इलेक्शन के हवाले से जो लॉज चेंज किए गए उस पर इतराज है,
वो जो डायलॉग है जिसमें कहते हैं कि हर इदारा अपने हदूद में रहे और वो बाउंड्रीज क्रॉस न करे, वो आइन में वो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। अब जब आइन में क्लियरली लिखा हुआ है और उससे कोई तजावुज करता है तो इशू तो वो होता है ना। मैं अभी एक तस्वीर देख रहा था, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ और आप तहकीकात करा लें। मतलब इतना सीरियस मसला था। चीफ जस्टिस से साकिब निसार साहब 2018 के इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन से 6 दिन पहले या 4 दिन पहले वो शेख रशीद की कैंपेन में मतलब वहां जा रहे हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वहां जाके पूरा मीडिया फॉलो कर रहा है और वो तारीफें कर रहे हैं शेख रशीद की कि जो उन्होंने पिंडी में काम कराए। कि आप मुझे ये बताएं कि चीफ जस्टिस को कौन रोक सकता है ये करने से? अगर चीफ जस्टिस बन जाए एक उसका जो पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा बन जाए, और जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन दी गई थी, आपको याद है हनीफ अब्बास डिस्क्वालिफिकेशन रात के 11 बजे 21 या 22 जुलाई 3 दिन पहले राइट, जिस तरह फैसला आया रात को आया। ठीक है सर, इसी से जुड़ा डिस्क्वालिफिकेशन जो 62-63 की बात हो रही है कि तरमीम की जा रही है सेक्शन 231 में इलेक्शन एक्ट 2017 में फैसल वाडा साहब के लिए, इस पे क्या कहेंगे? लेकिन अगेन मतलब कई चीजें पाकिस्तान में इतनी खराब होनी शुरू हो गई हैं और उसकी एक वजह है, बड़ी गलतियां होती थी पहले भी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी पार्टी ने गलतियां नहीं की, चाहे 90 की दहाई में हो या उसके बाद हो, या लेकिन उसके बाद एक फंडामेंटल एक्सेप्टेंस थी कि जी जो गलतियां पास में हुई हैं उसी की वजह से मिसाक जमहूरियत हुआ था। उसकी बुनियाद पर एक पॉलिटिकल हुकूमत और पॉलिटिकल ऑपोजिशन के दरमियान एक वर्केबल रिलेशनशिप, और उसकी वजह से 18th अमेंडमेंट हुआ, उसकी वजह से 7th NFC अवार्ड हुआ। आप सोच सकते हैं कि आजकल के माहौल में 7th एक कोई NFC अवार्ड हो सकता है जिसमें सूबों की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पर एग्रीमेंट हो। तो ये तो वाटर अकॉर्ड 1991 में हुआ था, उसका कोई तो ये तो जो ये जिस तरह से ये जा रहे हैं ना, उसका एक ही है ऑब्जेक्टिव, और वो ये है कि इमरान खान एक फैसिस्ट रूलर हैं और वो चाहते हैं वन पार्टी सिस्टम हो और बाकी जो मर्जी मारते रहे। सर, जो मिसाक जमहूरियत की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो APC कॉल की है, शहबाज शरीफ साहब ने, राब्ता भी हुआ है बिलावल साहब का, शहबाज साहब का और मौलाना साहब का। तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये PDM का जो है, जो PDM का रिवाइवल है, क्या उस तरफ जा रहे हैं चीज़ें, या कोई वर्किंग रिलेशनशिप आपकी पीपल्स पार्टी की बन सकती है? आपने पीपल्स पार्टी को माफ़ कर दिया है क्या? किस तरह चीज़ें चलेंगी? देखिए, मैंने तो नहीं, आपने माफी मांगी थी ना, इसलिए पूछ रही हूँ। आपने माफी जो है वो कहा था हमसे। अरे वो पुरानी बात खत्म होगी। एक तो बड़ा अच्छा, वो पुरानी होगी। शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा था, और उसके बाद आपने इमेजेस भी देखे हैं और आपने खबरें भी वो फॉलो की हैं कि बजट आने से पहले, बजट के आने के बाद दोनों पार्टीज के दरमियान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में मौजूद है, उनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से बड़ी एक इकदाम उठाया गया है, एंड इट इज वर्किंग सो फार प्रीटी वेल। अब अगर आप वो जाहिर है पिछले किससे वो होंगे, आप नहीं, आप जाहिर है आप लोगों को तो राइट है सवाल पूछने का, लेकिन अगर दोनों साइड से अगर पिछली बातों को दोबारा से उठाएंगे तो माहौल खराब होगा और पार्लियामेंट में। तो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब आगे चलते हैं, आप एक नया PDM का चैप्टर शुरू हो रहा है। नहीं, वो PDM का होगा ये नहीं होगा, हमने ये तय किया है कि पार्लियामेंट के अंदर हम आपस में मिल के इस हुकूमत को, वी आर ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन जहां भी मिनिमम कॉमन एजेंडे पर एग्री करेगी कि जी ये हुकूमत चाहे बिल आ रही है, चाहे वो बजट है, चाहे दूसरी चीजें हैं, उसको आपने भरपूर तौर पर अपोज करना है। अब पार्लियामेंट से बाहर निकल के कितनी कोऑपरेशन हो सकती है, अगर होती है तो बहुत अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जाहिर है उसका मतलब ये है कि हमें जो कंसर्न थे पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कुछ हुआ था वो हम भूल गए, बट हम रोज तो नहीं उस पर लेके अब लड़ाई झगड़े फॉर द टाइम, आप इसका मतलब भूल गए, अब आगे चलने की बात हो रही है। चले, ऑन दैट नोट आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम का ये सेगमेंट क्लोज करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस पे जो ये सारा मामला चल रहा है, इस पे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद साहब हमारे साथ जो हैं वो मौजूद होंगे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये मामला क्या हैं। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को बजरिए ख़त अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है और ख़त में बताया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में की गई जो 57 में से 35 तरमीम ECP से वो ECP उस पर जो है वो इत्तेफाक नहीं करता और बाकी मानदा 22 तरमीम जो है वो सेनेट में जो बिल टेबल होने हैं उससे मज़ीद जो है वो उस पर डिलिब्रेशन जो है वो होनी चाहिए। ECP ने इन तरमीम को आईने पाकिस्तान से मुतसादिम और ECP की पावर्स को कम करने के मुतरादिफ करार दिया है। इस सूरत हाल पर जो है वो क्या हो रहा है, किस तरह जो है वो आगे चीज़ें चलेंगी, उस पर हम बात करेंगे। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बताया था ब्रेक से पहले। कंवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कंवर साहब ये बताइए कि अब ECP के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उस पर जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स में जो कहा गया है कि जो ये अमेंडमेंट्स हैं ये आइन के मुतसादिम हैं, आइन से कॉन्ट्रवेंशन जो है वो रखती हैं जो अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं 219A में और 222 में, और कहा गया है कि इसको चैलेंज अब ये लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। जो सारा आइन को मद्देनज़र रखते हुए, सारे लेजिस्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, किस तरह चलेंगी चीज़ें? क्या ये लॉ जो है ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, किस तरह देख रहे हैं आप? असूली तौर पर तो वज़ीर आज़म ऑफिस के जो आइनी माहिरीन हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को मिसलीड किया है। उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात जो हैं आइन के आर्टिकल 222 के तहत आप कम नहीं कर सकते, इजाफा तो कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। आइन ने आर्टिकल 222 से तहफ़्फ़ुज़ दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। इसी तरह से इन्होंने तमाम जो है इलेक्टोरल रोल बनाने के इख्तियारात जो हैं वो नादरा के हवाले कर दिया था। नादरा एक बड़ा पुरस्कार इदारा है, वो हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के माजी में भी उनके जितने भी मामला हुए, RTS हुआ, सारा मामला नादरा ने तैयार किया था। जब RTS फलाप हो गया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डाल दी। अब आप ये बताइए, जब नादरा ने 2018 के इलेक्शन में 18 करोड़ रुपया लिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से RTS बनवाने में, जब वो नाकाम हो गया तो पीछे हट गए। इसी तरह से अब ये इलेक्टर रोल बनाना चाहते हैं तो ये तो तमाम आईनी कानूनी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये बताया उन्होंने कि जी जो आइंदा जो हल्का बंदियां होंगी तो वोटर लिस्ट की बुनियाद पे होगी, जबकि आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि पॉपुलेशन की बुनियाद पे होगी। तो इलेक्शन कमीशन तो बड़े साफ सुथरे अंदाज में ये कह रहा है भी अगर आपने करना ही है तो फिर आप आइन के तमाम इतने मुतसादिम हैं, पहले आप आइन में तरमीम कर लें। आइन में जब आप तरमीम कर लेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक अमल दरामद करने का पाबंद है। अब जो एक्ट के जरिए जब इलेक्शन कमीशन के तमाम इख्तियारात को चैलेंज किया जा रहा है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने इदारे की साख बचाने के लिए या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक एक शिक को देखेगा, कौन कौन सी शिक जो आइन के आर्टिकल से मुतसादिम है तो वो उसको सर्टिफाइड कर देंगे। तो हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी किया, इंटरनेट वोटिंग जो है पाकिस्तानियों के लिए, अपने गैर मुल्की जो पाकिस्तानी हमारे शहरी हैं उनको भी उन्होंने सर्टिफाइड कर देना है। ये तमाम चीजें देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान के जो एडवाइजर हैं, मशीर करान हैं, उन्होंने तो गौर नहीं किया। लेकिन आज मैं आपकी वसात से एक बड़ी अहम बात करूं कि अपोजिशन में भी इदराक नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब बुला रही हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इलेक्टोरल इस्लाहात के बारे में बात करने के लिए, रिफॉर्म करने के बात करने के लिए। आप ये बताइए कि अपोजिशन के फोरम पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जाने का रवादार ही नहीं है, तो आप उनको इन्वाइट क्यों कर रहे हैं? तो ये तो इनकी सोच है, ये तो उनका इदराक है। और सबसे बड़ी अहम बात ये होगी ये देखना मारिया कि जब ये जाएगा ना सेनेट में तो इन्हीं की अपोजिशन के जो 4-5 मेंबर हैं जिनकी मेजॉरिटी है अपोजिशन की वो माइनॉरिटी में चली जाएगी। नहीं माइनॉरिटी वो बिल पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये तो इनकी सोच है। तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान को लामहौला जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ एक एक बहस हो जाएगी, एक एक आइटम बहस हो जाएगी, टॉपिक चल अपना ध्यान देगा। और इलेक्शन के पाकिस्तान के ही पॉइंट ऑफ व्यू को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अमल तो सोचना भी है, सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए, अब जो EVMs पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ बिकॉज बहुत सारे मुल्कों में चल भी रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी जो मॉडल आया है उस पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस भी हैं। फिर स्पेनिश फर्म भी आई, उसने भी बहुत ज़्यादा कहा इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। क्या ये मॉडल ही ख़राब है, मतलब नॉट कि जो हमारे पास आ रहा है बट EVM का मॉडल ही ख़राब है, या फिर यह है कि इसमें बेहतरी की जा सकती है और ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अनफाउंडेड हैं, उसमें कोई उस तरह वो नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है? आप किस तरह देखते हैं इसको?
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक स्पेन के एक बहुत बड़े जो थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माहिर, उनकी खिदमात हासिल की और उनको तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपया भी दिया कंसल्टेंसी फीस। उन्होंने रिपोर्ट दी है IT मिनिस्ट्री को और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास रिपोर्ट मौजूद है। उसको उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नाकाबिले अमल करार दे दिया अपने ही मिनिस्ट्री IT के कंसल्टेंट ने। ये तो उनका स्पेन के हैं वो। इसी तरह ये तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, अपनी वाले की बात नहीं कर रही। अगर मॉडल मैं यही कह रही हूँ कि उसको तो उन्होंने कहा बहुत लूप होल्स हैं इसमें। मैं वैसे कह रही हूँ कि बाकी ममालिक में जिस तरह EVMs यूज़ हो रही है, हमारे पड़ोसी मुल्क में यूज़ हो रही हैं, क्या सिस्टम जो है ये ख़राब है? EVMs इटसेल्फ जो है इसमें बहुत लूप होल्स है, या आप समझते हैं कि अगर कोई और मॉडल अपना लिया जाए तो मामला तय पा सकते हैं? नहीं, इसमें जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें बहुत ही खामियां हैं। मैंने खुद जाके विजिट किया, मैंने खुद मेरी मुलाकात की कोई चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया से भी। उन्होंने तो खैर अपनी मार्केटिंग करनी थी, बड़ी खूबियां बयान की, लेकिन जब हमने वहाँ के सिविल सोसाइटियों से तमाम मीटिंग की तो उन्होंने बताया कि इसमें एक प्रोग्रामिंग में तब्दीली कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में प्रोग्रामिंग में उस प्रोग्रामिंग तब्दील करते हैं और चिप लगा देते हैं, जिस पर के मुखालफिन पार्टी को तमाम वोट जो होते हैं वो नहीं जाते, अगर जो हुक्मरान जमात पार्टी होती है उसको वोट चले जाते हैं। ये इसके अंदर बहुत बड़ी खामी है। ये मेरी रिपोर्ट मैंने सदर पाकिस्तान को भी दिखाई थी और प्राइम मिनिस्टर को भी दी गई। ये रिपोर्ट मेरे हाथों से बनी हुई है। उसमें कहा कि इसके अंदर चिप्स लगा देते हैं और प्रोग्राम तब्दील कर देते हैं। उस प्रोग्राम तब्दील करने से सारा वोट जो होता है वो जिस पार्टी को चाहेंगे उस पार्टी में चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, मालूम भी नहीं होता। तो ये इसमें है खदशात हैं, इसमें तमाम दूर करने के लिए पाकिस्तान के पास इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। अब अगर हमारी अपोजिशन ने इस इलेक्शन को करदम करार देने के लिए तहरीक चला दी तो हम कहाँ जाएंगे? अगर ये फलाप हो गई तो हमारे पास तो कोई सिस्टम भी नहीं है कि मुतबादल हम इंतखाबात करवा दें। RTS ने काम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3-4 घंटे के बाद मैनुअल तरीके से रिजल्ट सामने आ गया। अगर नाकाम हो गया तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? तो मुल्क के अंदर एक इंतशार पैदा हो जाएगा, हंगामा ही पैदा। तो ऑपोजिशन जो ये बात कर रही है कि ये राह हमवार की जा रही है धांधली की, आपकी बात से लगता है कि उसमें फिर कोई सदाकत लग रही? जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोग्रामिंग उसकी उस तरह कर दी जाए, गो के उसके लिए ऑब्वियसली फिजिकल एक्सेस जो है वो बहुत ज़रूरी है मशीन का, तो ये मैनिपुलेशन हो सकती है। बिल्कुल, हमारे पास सबूत मौजूद है। हमें तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवाए हैं और उन्होंने गौर किया नहीं किया मैं नहीं पता। हमें प्रेसिडेंट को भी दिया, असद कैसर को भी दिया, स्पीकर। तो क्या उनका क्या रिस्पांस था जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे? तो रिस्पांस क्या था? डॉक्यूमेंट जवाब वो नहीं देते। मैं तो आर्मी चीफ को भी लेटर तमाम डॉक्यूमेंट दिए, इसमें ये खामियां हैं। आर्मी चीफ को भी मैंने भिजवा दिया था, इसमें ये खामियां हैं। हुकूमत तो अपने खामोशी से अपने मार्केटिंग कर रही है, लेकिन इस सबसे बड़ी अहम बात यह कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपने अगर प्रोग्राम में तब्दीली कर दिया या चिप लगा दिया तो तमाम लोगों की रिपोर्टें मौजूद हैं। इसमें इस तरीके से चिप लगती है, इस तरीके से प्रोग्राम में तब्दीली हो जाती है। तो वो सब रिपोर्टें हमें दी हैं। सब रिपोर्ट्स आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दी हैं और आपका ये कहना है कि पड़ोसी मुल्क में जो सिस्टम यूज़ हो रहा है उसमें बहुत ईजिली मैनिपुलेशन हो सकती है। कमल शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेट्स होप कि द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन कैन कम टू सम सॉर्ट ऑफ कंसेंसस कि इस पे अगर सिस्टम ख़राब है तो उस पर मिल बैठ के बात की जा सके ताकि मामलात आगे चल सके। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।